अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कल का हमने एक थ्योरम स्टार्ट किया हुआ है। थ्योरम नंबर 2.8 नाम है वेरिएगेंस थ्योरम इस भी कहते हैं और वेरिएगेंस थ्योरम भी इसे कह लेते हैं। ठीक है, और ये थ्योरम है अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स के हवाले से। ठीक है, और कल हमने इसकी स्टेटमेंट के हवाले से कुछ चंद एक बातें कर ली थी, और आज मैं ज़रा इन बातों को दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और बात को समझ लीजिए। वो ये कहता है कि प्रूव डैट द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ जो मूवमेंट है, लेकिन वो मूवमेंट है किसका? वो मूवमेंट बेसिकली तौर पर है ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। यानी यहाँ पर उसने दो बातें कही हैं। ये मूवमेंट एक ऐसी फोर्स का है जो कि बेसिकली रिजल्टेंट है बहुत सारी फोर्सेस का। ठीक है, ठीक है। अब आगे मजीद वो क्या कहता है? कहता है कि इस रिजल्टेंट वाली फोर्स की वजह से जो मूवमेंट क्रिएट होगा वो इक्वल होगा किसके? टू सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। यानी तमाम फोर्सेस का अब क्या करें, अलग-अलग मूवमेंट ले लें और उन सबको सम कर लें। सबको सम करके जो मूवमेंट निकलेगा वो इक्वल होगा उस अकेली रिजल्टेंट वाली फोर्स के मूवमेंट के इक्वल होगा। यानी दो पोर्शन उसने बना दी है। तो हमने बेसिकली तौर पर इसके अंदर प्रूव भी यही करना है कि दो मूवमेंट है। एक मूवमेंट तो वो है जो कि सम ऑफ फोर्सेस का है, जबकि एक मूवमेंट जो है बजाते खुद उससे रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट है। ठीक है, दादा दो बातें हमारे पास होगी, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट के प्रूव दैट द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। तो हमने इसका करना है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखते हैं let the system of the concurrent forces, let the system of the concurrent forces। concurrent forces क्या होती है मेरे पास? ठीक है, concurrent forces हमने पीछे भी बात थोड़ी सी इस हवाले से की थी कि पहली बात तो ये कि कोप्लेनर फोर्सेस हमारे पास होने चाहिए, एक ही तरह की फोर्सेस हो जो सारी की सारी। ठीक है, तो जो सारी की सारी फोर्सेस एक प्लेन के ऊपर लग रही होती है उन्हें कोप्लेनर फोर्सेस का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, और उस सिस्टम के ऊपर सारी की सारी फोर्सेस को हम कॉन्करेंट, यानी यूं कर लो कि ये आप इस तरह कह सकते हो कि वो तमाम फोर्सेस जो एक पॉइंट पर लग रही हो वो कॉन्करेंट फोर्सेस होती है। ठीक है, इस तरह मेरे पास मैं डायग्राम बनाता हूँ और ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। तो लेट द सिस्टम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस मेरे पास जिस तरह इस चैप्टर के अंदर हम फोर्सेस को आमतौर पर पी, क्यू और आर से शो करवाते हैं। ठीक है, तो P1, P2, P3 अप टू सोन कहाँ तक P एंड तक मेरे पास फोर्सिंग, और ये एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग एट द पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। हम लिख लेते हैं, फिगर पहले भी बना ले, खैर है बाद में बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा जी, तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक सिस्टम है। मैंने क्या किया, इसका पहले तो ये वो पॉइंट है जिसे हम ओ का नाम देते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसे हम ओ का नाम देते हैं, यानी ये वो पॉइंट है जिस वजह से बॉडी इस पॉइंट के गिर्द मूव करना शुरू कर देती है। हमें ये पता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है दरअसल या अपनी हमारे पास जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये दरमियाना डिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? किस चीज़ का? मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, मसलन अब फर्ज कर लो हमने कहा कि वो पॉइंट ये वाला ए जो है, ठीक है, ए को मैंने क्या नाम दे दिया कि ये वो पॉइंट है बेसिकली जो कि हमारे पास कौन सा है, किस वजह से है, कौन सा, यानी ये पॉइंट बन रहा है। अब देखो मजे की बात यह है कि इसके ऊपर जो मेरे पास लाइन बनेगी ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ एक्शन कहेंगे। अब इस पॉइंट ऑफ एक्शन सारी जो लाइन बनेगी उसे हम लाइन ऑफ एक्शन का नाम देंगे।
तो वो मेरे पास कुछ इस तरह की मौजूद है कि ये मेरे पास है वो लाइन ऑफ एक्शन है, जो कि हमने बेसिकली तौर पर अब यहाँ पर बात मजीद जो मौजूद है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली कौन सी है। अभी हमने स्टेटमेंट के अंदर भी कहा है कि मेरे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाए। ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी? वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाए। ठीक है, लिहाजा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लाइन बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स वाली लाइन है। स्टेटमेंट के अंदर हमने बात की है, तो इसलिए मैं इसे क्या नाम देता हूँ? आर वाली लाइन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि ये वो मेरे पास लाइन है जिसे हम आर का नाम दिया है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? मूवमेंट आर्म का नाम दे देते हैं। ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, जिसे हम आमतौर पर किससे शो करवाते हैं? आर से शो करवाते हैं। याद होगा कि हमने जो लिखते हैं जी इज इक्वल टू मेरे पास होता है आर क्रॉस एफ के होता है, तो ये मेरे पास दरअसल टार्क होता है, और यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर इसे जी के नाम से शो करा हुआ। अच्छा जी, अब इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, सवाल ये पैदा होता है। ये उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है। आर जो है उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर बाकी फोर्सेस भी तो लग ही नहीं है। मसलन सबसे पहले उसने नाम दिया हुआ कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, कोई दूसरी फोर्स यहाँ पर लग रही है, तीसरी फोर्स यहाँ पर लग रही है, चौथी फोर्स को यहाँ पर लग रही है, और चलते चलते कहाँ तक हम चले गए हैं? पी एन तक चले गए। यानी इसे अगर हम P1 का नाम दे दें, इसे P2 का नाम दे लें, इसे P3 का नाम दे लें, इसे P4 का नाम दे दें, अप टू सोन चलते चलते कहाँ तक हम चले गए हैं? Pn तक चले गए हम। ठीक है, समझ आ गई बात की सारी तो ये मेरे पास ओरिजिन आ गया, ये वो मेरा पॉइंट हो गया, यानी जो वो लाइन जो कि लाइन ऑफ एक्शन बनी। एक बात याद रखिएगा, ये भी दरअसल एक लाइन ही हुआ करती है कुछ इस तरह करके। ठीक है, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और इसके ऊपर हम कुछ इस तरह भी डाल देते हैं। ठीक है, गोल सर्कल डाल देते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि इस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने मूव करना है, इस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना शुरू करना है। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर जो आर है ना, आर, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स को शो करवा रहा है, किसी सिंपल एक वेक्टर को शो नहीं करवा रहा। हम वाज़ेह कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज है, तो इसलिए इस बात को ज़रा यहाँ पर काबिल वो रखना है कि मेरे पास ये आर जो है बेसिकली तौर पर क्या हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज है। वो कौन सी फोर्सेज? ये तमाम फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज हैं सब की सब फोर्सेज का सम है। ये कहता है कि इन तमाम फोर्सेज P1 की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा अबाउट हो, P2 की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा अबाउट हो, P3 की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा अबाउट हो, इसी तरह Pn की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा, इन सब को सम करो, तमाम का जो इफेक्ट आएगा उससे सारे के सारे इफेक्ट को इकट्ठा अगर एक फोर्स के साथ भी हम शो करवाएं तो उनका भी वही मूवमेंट निकलेगा, और इस रिजल्टेंट की वजह से भी जो बनने वाला मूवमेंट होगा क्या वो निकलेगा? सेम निकलेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसी बात को हम आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं। थ्योरेटिकली लिखना सारे के सारे इस फिनों को, तो चले हम लिख लेते हैं। तो हमने अब तक बात की थी कि एट द पॉइंट ए एज शोन द फिगर, यानी फोर्सेज लग रही थी किसके ऊपर? पॉइंट ए के ऊपर। तो अब हम फर्ज कर लेते हैं सपोज आर बी देयर रिजल्टेंट, सपोज आर बी देयर रिजल्टेंट। आर जो मेरे पास वो क्या है? तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट। ये बात वाज़ेह तो हो ही गई होगी। ठीक है, सपोज आर बी देयर रिजल्टेंट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ओ ए, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, यानी जाहिर सी बात है कि बाकी तमाम फोर्सेस उस पॉइंट पर लग रही हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट पर लग रहा है। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ए मेरे पास आ गया। ठीक है, तो देन मेरे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? तो वो रिजल्टेंट के बारे में हम जानते हैं कि तमाम फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। तो आर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ से P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सोन कहाँ तक मेरे पास आ जाएगा? Pn के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बाद हम ये बात मजीद लिखते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज, अंडर द एक्शन, जाहिर सी बात है कि इन फोर्सेज की वजह से बॉडी क्या करना शुरू कर देगी? रोटेट करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर। तो अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, इन तमाम फोर्सेस की वजह से बॉडी ने क्या किया है? लेट द बॉडी रोटेट्स
रोटेट करना शुरू कर देती है अबाउट द पॉइंट ओ। जो मेरे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स की खास बात ये है कि अगर हमारे पास किसी फोर्स किसी और पॉइंट पर लगती है और बॉडी मूव किसी और पॉइंट पर करती है, ठीक है, जब ये दरम्यान वाली जो बात आती है ना, ये जो दरम्यान वाला डिस्टेंस बनता है, जब इस बात का कंसेप्ट आता है तो समझ लो कि हमारे पास मूवमेंट का कंसेप्ट पैदा हो जाता है, टार्क का कंसेप्ट पैदा हो जाता है। अगर याद रखना कि पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे आप कहते हो, और दूसरा लाइन ऑफ एक्शन, दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएं तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं जहां पर हमने मूवमेंट्स का जनरलाइज्ड रूल एक्सप्लेन किए थे कि हमारा मूवमेंट जीरो निकलेगा और उसकी वजह से याद रखना वो फोर्स लगेगी लीनियरली, उस लीनियर फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगी इन स्ट्रेट लाइन। बॉडी को रोटेट करवाना है तो लाइन ऑफ एक्शन और होनी चाहिए और एक्सिस ऑफ रोटेशन और होना चाहिए, ठीक है, यानी ये और इन दोनों के दरमियान फर्क होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो फिर क्या होगा, हमारे पास बॉडी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में, लीनियरली मूव करेगी, क्योंकि इस पॉइंट पर लग रही जिस तरफ भी लग रही है उस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो हम ये कह देते हैं कि ये फिर हमारे पास क्या है, लीनियरली मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी को मूव करवाना हो लीनियरली तो उसके ऊपर फोर्स किस पॉइंट पर लगानी चाहिए, जिस पॉइंट पर वो बॉडी मूव करे फिर ही हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, जिस तरह इंजन के अंदर भी होता है। तो फोर्स किसी और पॉइंट पर लगती है, बॉडी मूव किसी और पॉइंट पर कर रही होती है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, जब कभी उसका मौका आया तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट द बॉडी रोटेट अबाउट द पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ के बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब डायग्राम के अंदर भी अगर हम देखें तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, आर के इक्वल है, ठीक है, मौजूद है कोई नहीं मौजूद आर के अच्छा जी, तो लेट ओ से ए जो है मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, ओ ए जो है मेरे पास बेसिकली तौर पर स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, करेक्शन कर लो अगर गलती है तो देन मेरे पास आ जाएगा, देन द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, देन द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट आर अबाउट ओ इज, क्या निकलेगा मेरे पास फिर, वो इज इक्वल टू आ जाएगा आर क्रॉस आर के, ठीक है। आर कैपिटल आर क्या मेरा यहाँ पर रिजल्टेंट है फोर्सेस का, और ये आर कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मूवमेंट आर्म जिसे आप लोग आमतौर पे कहते हो, ठीक है। तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन आर हम पीछे भी कह चुके हैं किसके इक्वल है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सोन P एंड तक ये मेरे इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो सब के ऊपर अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आर क्रॉस P1 प्लस आर क्रॉस P2 प्लस आर क्रॉस P3 प्लस अप टू सोन चलते जाओ कहाँ तक, आर क्रॉस Pn के, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू सम ऑफ which is equal to sum of the moment of various forces, ठीक है, about the same point o, about the same point, ये मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू होगी। क्लियर होगी बात, लें जी जनाब, ये था मेरा एक छोटा सा थ्योरम। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है, पेज नंबर 26 ही है हमारे पास। वेरिगनस थ्योरम के नीचे ही एक छोटी सी स्टेटमेंट है कि वेरिगनस थ्योरम ऑफन सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स पी आई अबाउट ओ इफ वी डिसॉल्व द फोर्स पी इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पर क्या करना है कि फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेना और उसका मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो चले मैं इसकी स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ और आप लोग इधर देख लीजिए, पेज नंबर 26 ही है। थ्योरम ये है कि
कि प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट, प्रूव दैट the magnitude of the moment, magnitude of the moment, prove that the magnitude of the moment of resultant of the system of concurrent forces about the point O is equal to the sum of the moments of components about the same point O. about the same point O, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कुछ इसे इस तरह कह सकते हैं कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा जी, तो ये था कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। चलो जी, पहले स्टेटमेंट थोड़ी सी क्लियर कर लें। डेट इज जी इज इक्वल टू एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स। अच्छा, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है मेरे पास है कि हमने प्रूव ये करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, कि हमारे पास जो देखें मूवमेंट के मतलब के कंसेप्ट जेर में रख रहे हैं कि मूवमेंट रोटेशन है दरअसल जो कि क्रिएट होती है किसी पॉइंट ओ के गिर्द, ठीक है, लेकिन उसकी फोर्स जो होती है वो किसी और पॉइंट पे लग रही होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ हमारे पास, उसकी बाकायदा जो अददी कीमत आती है, ठीक है, किसकी, मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब जब फोर्स का जिक्र जहाँ पे आ जाए ना, तो फिर उस पॉइंट को भूल जाओ जिसके गिर्द बॉडी मूव करती है, उस पॉइंट को जहन में ले आओ जिस पर फोर्स लग गई, जिसे हम लाइन ऑफ एक्शन का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि अब वो पॉइंट की बात की है जिसे हम आमतौर पर ओ नहीं बल्कि उस ए वगैरह का नाम दिया करते हैं, ओ के अलावा कोई पॉइंट जो मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है। लेकिन ये मूवमेंट तो जाहिर सी बात है बोर्ड पॉइंट ओ ही और है, लिहाजा यहाँ पर हमने बात को मजीद वादे कर दिया कि ये मूवमेंट है तो लिहाजा बोर्ड पॉइंट ओ ही होगा। अब ये किसके इक्वल होगा, पीछे वाली जो हमने बात की है उसमें यही कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, आगे तो उसने लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, मेन जो बात है वो यही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, यानी जो रिजल्टेंट मेरे पास है उस रिजल्टेंट की वजह से जो मूवमेंट निकल रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है, किनके मूवमेंट के इक्वल, कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। यानी यूँ कर लो कि अब एक फोर्स है, पिछले थ्योरम में तो हमने बात की थी ये वाली कि P1 अगर फोर्स लग रही है तो दूसरी फोर्स को P2 का नाम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि फोर्स, एक ही फोर्स के रिजॉल्व पार्ट देखे, ठीक है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमारे पास दो तरह के रिजॉल्व पार्ट होते हैं, हम तो प्लेन के ऊपर दो रिजॉल्व पार्ट होते हैं जिसे हम रेजोल्यूशन फोर्सेस का भी नाम दिया करते हैं। यानी रेजोल्यूशन फोर्सेस हमारे पास क्या हुआ करती थी, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी किसी भी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील करना, रिजॉल्व करना, तो उसे हम क्या नाम देते थे, रेजोल्यूशन का नाम देते थे। इस तरह हमारे पास है, मैं यहाँ पर छोटा सा आप लोगों को लिख कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एक फोर्स मौजूद है, मैं कहता हूँ कि ये फोर्स प्लेन में लग रही है, तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट बनते हैं आमतौर पर, एक को हम नाम देते हैं एफ एक्स का और दूसरे को एफ वाई का। ये एफ एक्स वाला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है और ये एफ वाई वाला कहाँ पे होता है, जाहिर सी बात है ये दोनों मिलकर के एक फोर्स बना रहे हैं, ठीक है, लिहाजा ये एफ एक्स वाला फोर्स कंपोनेंट क्या करवाएगा,
मूव करवाएगा बॉडी को कुछ इस तरह। अगर ये लाइन मेरे पास मौजूद है तो ये इस तरह इसे मूव करवाएगा। ये देखो ज़रा मूव करवाना चेक करो किस तरफ है। ये मूव करवाना है दरअसल अलोंग वाई एक्सिस। हाँ ठीक है, ये मूव करवाना क्या है दरअसल अलोंग वाई एक्सिस है। इसकी रोटेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जबकि जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा उसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करवाएगा, बिल्कुल इस तरह प्लेन के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर होगी। लिहाजा इन दोनों के मिलकर के हमारे पास क्या बनती है, एक फोर्स बनती है, और उस फोर्स की वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है अबाउट पॉइंट ओ होता है। लिहाजा यानी इस थ्योरम के अंदर हमने क्या करना है कि एक सिंगल फोर्स का या वो रिजल्टेंट की अगर बात कर ले तो बहुत सारी फोर्सेज है, तो हर फोर्स का जो कंपोनेंट भी बनेंगे वो भी इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद एक फोर्स बनाएंगे, और वो सारी फोर्सेज जमा होकर के एक रिजल्टेंट बनाएंगे। ठीक है, लिहाजा जो भी बात जिस तरह भी कर ले हम यही बात कहेंगे कि उसने ये बात कह दी है कि प्रूव्ड एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट। एक बात ये होगी, आगे तो उसने लिख दिया था सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ओ, ये बात तो छोड़ ही दो ना तुम। ठीक है, ये किसके इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ द मूवमेंट्स के, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हम ये बात क्यों कहते हैं, लफ्ज़ मैग्नीट्यूड का हमने क्यों इस्तेमाल किया, जनरलाइज हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसके पीछे जो सबसे बेसिक वजह है कि हमने मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि हम जब फोर्स को रिजॉल्व करते हैं ना, जब किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो उसके जो रिजॉल्व पार्ट आते हैं तो उसकी जब वैल्यू हम निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह ही होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये दरअसल मैग्नीट्यूड होती है हमारे पास। ठीक है, इसलिए हमने लफ्ज़ यहाँ पर मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया। क्या क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये मेरे पास होगी बात। तो या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लेते हैं कि अब ये जो x और ये कैपिटल y, ये y और ये कैपिटल x, अभी मैंने रोटेशन के हवाले से बात कर दी है कि जब मेरे पास y वाला कंपोनेंट होगा ना, ठीक है, वो बॉडी को रोटेट करवाएगा लॉन्ग x एक्सिस, और जब, ठीक है, जब x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा ना वो बॉडी को रोटेट करवाएगा लॉन्ग y एक्सिस। ठीक है, ये मेरे पास दो चीज़ें थी, जबकि यहाँ पर जो जी है मेरे पास ये सम ऑफ द मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ बजाते खुद ये मूवमेंट है, फ़र्क है दो चीज़ों के मूवमेंट्स का फ़र्क है। बहरहाल हम इस चीज़ के ऊपर मज़ीद बहस कर लेते हैं। अब मैं इसके पहले ज़रा थोड़ी सी डायग्राम बना लेता हूँ और मज़ीद बात इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएगी। ये रहा मेरे पास वाई एक्सिस। अब एक बात तो क्लियर होगी कि मेरे पास ये वो पॉइंट है जिस पर बॉडी ने रोटेट करना है, पॉइंट ओ। ठीक है, अब कोई ए वाला पॉइंट ही लेंगे, फ़र्ज़ कर लो कि ए वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने शो नहीं करवाना यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लग रही है, फ़र्ज़ कर लो कि मैं कहता हूँ कि एक फोर्स लग रही है कुछ इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रही है, इससे हमने नाम दे दिया किस चीज़ का, पी आई का नाम दे दिया। सही है, अब इसके अगर रिजॉल्व पार्ट देखें, गौर करो इस चीज़ के ऊपर कि इसके रिजॉल्व पार्ट जो बनेंगे ना, एक एक्सिस इसका ये बनेगा और दूसरा एक्सिस इस फोर्स का कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर इस पी आई फोर्स के मेरे पास दो कंपोनेंट्स बने हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनता है कुछ इस तरह, ये भी चेक कर लो, और दूसरा कंपोनेंट कुछ ये वाला बनता है। ये मेरे पास कौन सा कंपोनेंट वाई वाला और ये कौन सा है एक्स वाला। यानी अगर इसकी हम बात करें तो हम कुछ इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स आई के तौर पर। अब देखो मैंने इसे जनरलाइज नाम दिया पी आई, तो पी आई का मतलब इसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस मौजूद है, तो हर फोर्स का रिजॉल्व पार्ट बनना ही बनना है। ठीक है, हर फोर्स का इसमें रिजॉल्व पार्ट बनेगा इसी तरह एक्स और वाई के लिहाज से, उससे मैं एक्स आई का नाम दे रहा हूँ और इससे वाई आई का। ये दोनों की वजह से ये बॉडी को रोटेट करवाएगा कुछ इस सिमत में या जिस सिमत में हम करवाना चाह रहे हैं, और ये मूव करवाएगा कुछ इस सिमत में। ठीक है, इसकी रोटेशन की एक्स वाले की रोटेशन अलोंग वाई एक्सिस चलती है और वाई वाले की रोटेशन चलती है अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरह, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी लिखा होगा। ठीक है, लिहाजा ये मेरे पास पॉइंट ऑफ एक्शन है, यानी ये लाइन कुछ इस तरह भी हो सकती है, ये चेक करो, इस सिमत में भी हो सकती है ये लाइन। ठीक है, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, किसके, इस लाइन के। अगर इसकी डायरेक्शन ये है, यानी इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन। अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन में कुछ यहाँ पर आएगी, अगर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह ही आएगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर शो नहीं करवा रहे, हम सिर्फ इतनी सी बात ही कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब ज़रा इसकी लिख लो थ्योरी।
तो लेट पी आई बी द सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेज। तो कोप्लेनर फोर्सेज कौन सी होती हैं? जो कि एक ही प्लेन के ऊपर लग रही होती है। तो लेट पी आई बी द सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेज। बस ये थ्योरम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट द पी ए बी द सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर लग रही हैं? एक्टिंग एट द पॉइंट ए तो वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी ने रोटेट करना है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगे उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। और उस ओ वाले पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट बनाते हैं। जिसके गिर्द बॉडी ने मूव करना होता है ना, वहां पर फोर्स कभी नहीं, अगर उस पॉइंट पर फोर्स लगेगी तो जिसम घूम ही नहीं सकता। तो क्या करेगा फिर? रोटेट नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसी पॉइंट पर फोर्स लगा दीजिए ना, ये उठा करके इसी पॉइंट पर लगा देते हैं हम, ठीक है। ये फोर्स इस पॉइंट पर लगा दे तो बॉडी क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ये कोई जिसम है यार सारे का सारा, उस बॉडी का कोई खास पॉइंट है। मसलन इसको सेंटर ले लो, आप इस स्केल का सेंटर ले लेते हो, इसके सेंटर में फोर्स लगाओ जहां पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रुक जाता है, ये सीधा मूव करेगा। इसके अलावा किसी और पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ये रोटेट करके जाएगा। ओरिजिन मतलब कि वो मरकज से फिजिकली मूव करेगा, ऐसे ही है पर मरकज दा ओरिजिन उसी के ਇੱਥੇ ਦੇ आते नहीं मूव करेगी स्ट्रेट, ये फिर स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। अगर हम इस पॉइंट पर लाकर, यानी ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसे उठा करके आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। जिस तरह ये दरवाजा होता है हमारा, दरवाजे के अगर आप उस पॉइंट पर फोर्स लगाए ना, जहां पर उसने घूमना है वहां पर फोर्स लगाओ, नहीं घूमेगा, ठीक है। यहां पर जहां पर हैंडल होता है वहां पर फोर्स लगाओ, वहां पर क्या करेगा? ये रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये जो दो चीजें ये अलग होनी चाहिए, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है और ये पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन बन जाती है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, और इस पॉइंट की वजह से सारी लाइन बनती है, उससे हम एक्सिस ऑफ पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन का नाम देते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एक्शन। और इस सारी लाइन को हम क्या नाम देते हैं? लाइन ऑफ एक्शन का नाम देते हैं। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन। और इस सारे पॉइंट की वजह से जो लाइन बनती है उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं लिख रहा था। तो लेट पी ए बी द सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट द पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट ए के क्योंकि प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन के ऊपर इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने कह दिए एक्स और वाई हमारे पास मौजूद है। नीचे हम लिख देते हैं मजीद के वेयर आई जो है मेरे पास 1 2 3 अप टू सोन एंड तक है। मैंने पहले भी वादे कर दिया कि सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेज, लिहाजा आई की वैल्यू भी कहाँ तक है? एन तक है। यानी ये जो डायग्राम हमें बनाई है इसके अंदर पी आई शो करवा रहा है कि ये बहुत सारी फोर्सेज मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लिखते हैं लेट एक्स आई, कैपिटल एक्स आई बी द कंपोनेंट ऑफ पी आई, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। एक बार ये होगी एंड कैपिटल वाई आई बी द कंपोनेंट्स ऑफ पी आई अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। हमें फाइंड प्रूफ क्या करना चाहते हैं? We want to find that या we want to prove that, find that क्या फाइंड करना चाहते हैं हम? कि मूवमेंट ऑफ फोर्स पी आई, फोर्सेस पी आई कह सकते हैं, फोर्सेस पी आई अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट मेरे पास है? ओ, ठीक है। अच्छा जी, हम ये फाइंड कैसे करेंगे? बाय वैगनर्स थ्योरम। वैगनर्स थ्योरम क्या कहता है कि तमाम फोर्सेस का जो सम का मूवमेंट होता है वो इक्वल होता है रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल। ये स्टेटमेंट उसकी है कि तमाम फोर्सेस के सम का जो मूवमेंट निकलेगा वो इक्वल होगा किस चीज़ के? रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल, ठीक है। तो बाय वैगनर्स थ्योरम द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड
ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ पी आई फोर्स, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ओ, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ द मोमेंट्स, हाँ जी बोलो आगे, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वैरेगेलियन थ्योरम में जनरल बात की थी उसने, हर फोर्स की जनरल बात कर दी कि ये फोर्स है बस, तो हमने यहाँ पर मजीद उसके एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट ओ, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके लिए कर देते हैं लेट एम आई, क्या हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स पी आई, ठीक है। देन मेरे पास फिर एम आई किसके इक्वल होगा, एम आई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई आई, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। देखो डायग्राम के अंदर भी अगर मैं थोड़ी सी चीज़ वादे कर देता हूँ कि इन दोनों की रोटेशन ऑपोजिट है, दोनों की रोटेशन क्या एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट है, जिस वजह से हम यहाँ पर क्या साइन इस्तेमाल कर देते हैं, नेगेटिव साइन। वैसे तो आमतौर पे हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा सम ही होता है, नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है, वो हमेशा ऐड ही हुआ करता है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है, ओपोजिशन को शो कर रहा है, किस चीज़ की, रोटेशन के ओपोजिशन को, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से फिर मेरे पास एम आई किसके इक्वल आ गया, यानी एम आई मेरे पास बन गया स्मॉल एक्स कैपिटल वाई आई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स आई आ गया, ठीक है। और आई यहाँ पर क्या है 1 2 3 अप टू सोन, कहाँ तक चलते हैं हमारे पास, एंड तक। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि m1 किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन। इसी तरह m2 क्या बनेगा, एक्स वाई टू माइनस वाई एक्स टू। इसी तरह आप चलते जाएँ, mn किसके इक्वल आएगा, mn इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई एन माइनस वाई एक्स एन मेरे पास बन जाएगा। तो ये क्या है, हम इन तमाम क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं ताकि समेशन शो हो जाए। एडिंग ऑल अबव क्वेश्चंस वी गेट, बात फाइनल करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सोन mn, ये किसके इक्वल होगा। अब ज़रा अरेंजमेंट तरतीब से कर लेते हैं सारी की सारी, ठीक है, कि पहली वाली जितने भी टर्म हैं उन सब में x कॉमन आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सोन, कहाँ तक जाएंगे y, ये कैपिटल है x y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सोन, कहाँ तक y एंड तक, ठीक है। दरमियान में माइनस, दूसरी में कौन सी चीज़ कॉमन है, y, अंदर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सोन, कहाँ तक x एंड तक मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली तौर पर बन गई ये m1 प्लस m2 सारे के सारे मिलकर के ये बन जाएंगे समेशन m आई के, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है, समेशन y आई माइनस y समेशन x आई मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो ये तमाम फोर्सेस का जो मेरे पास मौजूद है ये आ जाएगा g के इक्वल, इसे हम x का नाम, इस सारे को y का नाम दे देते हैं, माइनस ये y वैसे वैसे, और इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, x का नाम देते हैं, ठीक है।
तो मज़ीद हम लिख सकते हैं कि वेट समेशन वाई आई जो है हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल है, समेशन वाई आई सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स जो है यानी समेशन एक्स आई ये हमारे पास किसके इक्वल है, सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जनरलाइज हम नीचे जाकर के लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, समेशन एम आई के इक्वल आ गया। तो इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये मेरे पास दो थ्योरम कंप्लीट हो गए। तो अब अगली बात ये है कि अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से साथ चैप्टर नंबर 3 के भी लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम हमारे पास है गालबन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स और फोर्सेस के हवाले से है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब साथ साथ हम चैप्टर नंबर 3 जो है इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी करेंगे और चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।